ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ 1928 ਤੋਂ 1936 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ M.A. ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਸਰਜਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਧਾਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਕਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ M.A. ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ डेलीगेट आते जाते रहते सन। जितनी बार दिल्ली में कांग्रेस के सम्मेलन हुए तो जितने भी डेलीगेट्स आते थे और 1000 से 1200 के करीब डेलीगेट्स आते थे, वो उनकी कोठी पर रहा करते थे और उनका रहने का और खाने का सारा इंतजाम डॉक्टर अंसारी करते थे। उस जमाने में डॉक्टर अंसारी की फीस, कंसल्टेशन फीस 35 रुपया थी और वो एक दिन में 9-10 से ज्यादा मरीजों को देखते नहीं थे। और इनमें कई मरीज ऐसे भी होते थे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जो पुलिस से बच के भाग रहे होते थे, जो पुलिस की गोली वोली जलाने में घायल हो गए होते थे, या लाठी चार्ज वगैरह में उनकी बुरी हड्डियां वड्डियां टूट गई होती थी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच जाते थे। तो वो छुपते छुपाते डॉक्टर अंसारी के घर पहुंच जाते थे। डॉक्टर अंसारी उनका इलाज करते थे, उनको अपने घर में रखते थे, उनका रहने का खाने का सारा इंतजाम करते थे और जब उनको वापस जाना होता था तो उनको घर जाने का किराया भी देते थे। और उसमें एक मशहूर नाम डॉक्टर मूलराज मेहता का है, जो खुद भी डॉक्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे और बीमार थे, और वो डॉक्टर अंसारी के क्लिनिक पहुँचे, उनके घर पहुँचे। डॉक्टर अंसारी ने 3 महीने उन्हें अपने घर में रखा, उनका इलाज किया, सारा दवा का, रहने का, खाने का सारा खर्चा डॉक्टर अंसारी ने उठाया। और जब वो ठीक होके वापस जा रहे थे तो डॉक्टर अंसारी ने उनको घर जाने के खर्चे के लिए 300 रुपये दिए। तो डॉक्टर मूलराज ने कहा कि मैं ये कैसे पैसे ले सकता हूँ डॉक्टर साहब, आपने इतना मेरे लिए किया है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे जैसे, मेरी कोई औलाद नहीं है। जोहरा जो मेरी बेटी है वो मेरे एक रिश्तेदार की बेटी थी, जिसको मैंने गोद ले लिया था, उसको मैंने पाला है। जितनी वो मेरी बेटी है उतना ही तुम मेरे बेटे हो और तुम ये मना नहीं कर सकते। अब उनको पंजाब लौट के जाना था, कितना खर्चा होता उस जमाने में, ट्रेन का खर्चा, लेकिन वो सब उन्होंने दिया। इतिहासकार सुहेल हाशमी दसते हैं कि हर विचारधारा ने आज़ादी घुलाटियां, चाहे वो कांग्रेस, समाजवादी, कम्यूनिस्ट या भूमिगत अंदोलन के लोग हों, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ M.A. ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। उस ज़माने में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको इलाज की ज़रूरत होती थी, वो दिल्ली अगर पहुंच सकते थे तो वो डॉक्टर अंसारी के घर रहा करते थे। और इसमें सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, इसमें समाजवादी भी थे, इसमें दूसरे पॉलिटिकल विंग के लोग भी थे, उसमें लेफ्ट के लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें अंडरग्राउंड मूवमेंट के लोग भी थे। वो सब के सब डॉक्टर अंसारी के घर छुपा करते थे और डॉक्टर अंसारी उनकी मदद किया करते थे। बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल था उनका। और ये उन लोगों में से एक थे जिनके बारे में गांधी जी ने जब दिल्ली आके पूछा कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली में तुम्हारा बादशाह कौन है,
तो लोगों ने उनको दो ही नाम दिए थे, एक हकीम अजमल खान और एक डॉक्टर अंसारी। और जो उनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी के लिए था, जो आज़ादी के आंदोलन का अगवा थी, और मेजर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जो भी खर्चे होते थे वो डॉक्टर अंसारी अपनी जेब से उठाया करते थे। तो हकीम अजमल खां 1868 में उनका जन्म हुआ था और 1927 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो कैसे की गई, क्या की गई, उसके बारे में बात करेंगे। तो हकीम अजमल खां जो थे वो जामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे। तो हकीम अजमल खां जो थे वो बड़े पूरे तन मन धन से खिलाफत तहरीक में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत एक्टिवली शामिल थे। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य थे और ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के भी चेयरमैन थे, और कुछ समय वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट रहे। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਕੀਮ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੱਬੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਕੀਮ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਉਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। जिस वक्त जामिया की स्थापना हुई उस वक्त हकीम अजमल खां उसके चांसलर बने 1920 में, और 1920 से 1927 तक जब उनकी हत्या की गई उस वक्त तक वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। अंग्रेज़ों ने उनको हाज़िकुल मुल्क का टाइटल दिया था। हाज़िक का मतलब होता है स्किल्ड, बहुत ज़्यादा विद्वान। तो भारत का विद्वान आप समझ लीजिए, ये टाइटल उनको अंग्रेज़ों ने दिया था, जो बहुत जल्दी हकीम अजमल खान ने उसको वापस कर दिया जब वो इस मूवमेंट से, इस तहरीक से, नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट से उन्होंने जब एक्टिव हुए तो उन्होंने इसको वापस कर दिया। और उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों ने उनको मसीहुल मुल्क के नाम से जाना, और हकीम अजमल खान मसीहुल मुल्क के नाम से जाना जाते हैं। ਹਕੀਮ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਲੀਮਾਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। उनके पिताजी ने शरीफ मंजिल इसमें बल्लीमारान में है, वहां पर उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था और वहीं पे इनका खानदान रहता था। शरीफ मंजिल बहुत जल्दी वर्चुअली कांग्रेस का ऑफिस बन गई थी। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंगें होती थी तो शरीफ मंजिल में हुआ करती थी। कई बार गांधी जी आके वहां रुके, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये तमाम लोग वहाँ रेगुलरली आया करते थे। और वो बिल्डिंग अभी है शरीफ मंजिल, और उन्होंने एक और हॉस्पिटल खोला था हिंदुस्तानी दवाखाने के नाम से, वो भी वहाँ पर है। वहाँ पे अभी तक लोगों का इलाज होता है। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1934 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ 1927 ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ETV ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਲਾਮ।